सरस्वती श्रुति महती महीयताम अनादि विद्या भूमि उज्जैनी। और यही नहीं वरन देश की अत्यंत महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्था लोकमान्य तिलक शिक्षा महाविद्यालय के समस्त सुधी ट्रस्टीगण, इस महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पल्लवी आड़व जी इस महाविद्यालय में अपनी गतिशीलता के माध्यम से शैक्षिक परिवेश को जागृत किए हुए समस्त शिक्षकगण, शिक्षार्थीगण वेब पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में निवासरत शिक्षार्थी विद्यार्थीगण और सुधीजन, निस्संदेह शिक्षक दिवस का अवसर हमें एक साथ अनेक संदर्भों में भारतीय ज्ञान परंपरा के वैशिष्ट्य और उसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विचार का अवसर देता है। वस्तुतः भारत में ज्ञान की सर्वोपरिता पर बल दिया गया है। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात ज्ञान से बढ़कर मन, वचन और कर्म को पवित्र करने वाला कोई दूसरा तत्व नहीं है। इस तात्पर्य में ज्ञानार्जन सही अर्थों में मानव व्यक्तित्व के निर्माण में, उसके उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वह जो ज्ञान है वह न केवल परिवार या समाज में प्रतिबिंबित होता है, वरन वह राष्ट्र और विश्व जीवन में भी प्रतिफलित होता है। सही शिक्षा वही है जो मनुष्य को अंतर्बाह्य बंधनों से मुक्त करती है। हमारे यहां माना गया है सा विद्या या विमुक्तये, वह सही अर्थों में विद्या है जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। और विद्या प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का जो संकीर्ण दृष्टिकोण है वह समाप्त होता है और उसका दायरा निरंतर बढ़ने लग जाता है। सारा संसार उसे एक परिवार की तरह दिखाई देने लगता है। इसीलिए भारतीय दृष्टि वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। वह सीधे सीधे संकेत देती है कि हम किसी एक परिवार के, किसी एक समाज के या किसी एक क्षेत्र, नगर या गांव के ही बाशिंदे नहीं हैं, वरन हमारा तो बहुत वृहद परिवार है। यह संपूर्ण जो भूमि है, यह जो संपूर्ण वसुधा है और उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, चराचर जीव हैं, हम सब मिलकर के एक परिवार का बोध लिए हुए जीवन का निर्वाह करते हैं। और यह जो व्यापक दृष्टि हमारी रही है, उसके पीछे ज्ञान की समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहां सुदूर अतीत से लेकर अब तक भारतीय संस्कृति का प्रादर्श यही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र रहा है। और यह बार बार हमें याद दिलाता है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, हम पृथ्वी पुत्र हैं। तो पृथ्वी पुत्र होने का यह जो अनुभव है, इस तक ले जाने का जो चुनौतीपूर्ण कार्य है वो हमारे शिक्षक करते हैं। शिक्षक सही अर्थों में हमारे जीवन के लिए नायक हैं और ये एक ऐसे नायकत्व का निर्वाह करते हैं जिसमें वे स्वयं अपने आप को दूसरे के व्यक्तित्व में रूपांतरित कर देते हैं। तो यदि हम आज अवर टीचर्स, अवर हीरोज की अवधारणा के साथ बात करते हैं, तो सुदूर अतीत से चली आ रही हमारी शाश्वत मूल्य दृष्टि, ज्ञान के प्रति हमारा अनुराग और
गुरु की जो महिमा है वो हमारे समक्ष है। भारतीय ज्ञान परंपरा में यह माना गया है कि शिक्षा एक अविराम प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत तो होती है लेकिन जिसका समापन नहीं होता। यह अबाध गति से चलने वाली क्रिया है और इस तात्पर्य में शिक्षक की महनीय भूमिका को अनेकानेक माध्यमों से, अनेकानेक अभिव्यक्तियों से प्रस्तुत किया गया है। हमारे यहां सदगुरु रूपी शिक्षक के उपकार को अनंत माना गया। कबीर कहते हैं, सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। तो जो गुरु हैं वो अनंत दिखाते हैं, हमारी दृष्टि को व्यापक करते हैं। वे सही अर्थों में हमारे जीवन के नायक हैं। एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के रूप में वे हमारे बीच मौजूद होते हैं कि हमारी दृष्टि खुल जाती है। हम न सिर्फ चक्षु के माध्यम से देखने वाले जगत को देख पाते हैं, वरन उससे आगे जाकर के हमारी अंतर्दृष्टि के माध्यम से यह सारा संसार प्रकट होने लग जाता है। शिक्षक की इस महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर यह माना गया है कि एक श्रेष्ठ शिक्षक वही है जो केवल आप तक सूचना ही नहीं पहुंचाता, वह सूचना से ज्ञान तक की यात्रा कराता है और फिर ज्ञान तक ही नहीं रोकता, वो ज्ञान से आगे बोध तक की यात्रा पर हमें ले जाता है। वह सही अर्थों में जीवन का पथ प्रदर्शक होता है। वह जीवन में प्रेरणा के ऐसे अनेकानेक बिंदु हमें देता है जिनके आधार पर हम अपने लौकिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि यह जो समाज है उसकी निर्मित जिस तरह से हो रही है, उस निर्मित को यदि शिक्षा के परिदृश्य से जोड़कर देखें तो जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतना अच्छा समाज बनेगा, उतना अच्छा विश्व घटित होगा। और हाल ही में जिस तरह से नई शिक्षा नीति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, यह शिक्षा नीति न सिर्फ शिक्षकों, शैक्षिक संस्थाओं के दायित्वों की बात करती है, यह शिक्षार्थी को भी बहुत सारे दायित्वों के साथ जोड़ती है। श्रेष्ठ शिक्षा वह है जो व्यक्ति को तार्किक बनाए। श्रेष्ठ शिक्षा वह है जो अपने परिवेश के साथ हमारे अपने रिश्तों को न सिर्फ देखने के लिए मौका दे, वरन रचनात्मक परिवेश के निर्माण में भी वह सहायक सिद्ध हो। भारतीय दृष्टि में शिक्षक की इस महत्वपूर्ण भूमिका को जिस रूप में रखा गया है उसमें वह उसी तरह से कार्य करता है जैसे कुम्हार कार्य करता है। कुम्हार की दृष्टि दो अलग अलग दिशाओं में गतिशील होती है। एक तरफ वह चोट मारता है लेकिन अंदर से सहायता करता है। तो एक आदर्श शिक्षक भी इसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। वह अपने रचनात्मक दायित्व के साथ कार्य करता है और आलोचनात्मक दायित्व के साथ भी वह कार्य करता है। वह अंदर से रचनात्मक भूमिका के साथ सहायता देता है और बाहर से वह तमाम प्रकार की मलिनता को और तमाम प्रकार के बंधनों से मुक्त करने की राह हमें दिखाता है। और तब जाकर के एक आलोचकीय व्यक्तित्व के रूप में शिक्षक और एक रचनात्मक व्यक्तित्व के रूप में शिक्षक हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
वे पथ प्रदर्शक के रूप में हमारा पथ सुगम करते हैं। शिक्षक केवल विषय नहीं पढ़ाते, वे हमें तमाम प्रकार के विषयों के बीच जो परस्परावलंबन है, एक दूसरे के साथ जो रिश्ता है, वह भी हमें सिखाते हैं। और नई शिक्षा नीति का आह्वान भी यही है कि शिक्षार्थी केवल सीखे ही नहीं, वरन सीखा कैसे जाता है यह सीखे। इस नए दौर में शिक्षक हमारी उस शाश्वत मूल्य दृष्टि के साथ गतिशील होता हुआ यदि दिख रहा है, तो निस्संदेह उसकी यह जो व्यापक भूमिका है, अविद्या से मुक्ति, और केवल अविद्या से ही मुक्ति नहीं, वरन समस्त प्रकार के क्षुद्र बंधनों से मुक्ति, विषयों के बीच के जो तटबंध हैं उनसे मुक्ति, अंतरानुशासनिक दृष्टि का विकास, ऐसे बहुत सारे संदर्भ हैं जो नई शिक्षा नीति में समाहित किए गए हैं। और शिक्षक की दायित्वपूर्ण स्थिति को यह नई शिक्षा नीति अनेकानेक दृष्टियों से प्रकट करती है। एक खरा शिक्षक वह है जो हमारे व्यक्तित्व को आमूलचूल बदल देता है। और शिक्षक की यह जो रूपांतरकारी भूमिका है, यह अनेक अर्थों में न सिर्फ वर्तमान को, वरन हमारे आने वाले भविष्य को भी निर्मित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने अनेक रूपांतरकारी संदर्भों को हमारे बीच प्रस्तुत किया है। यह शिक्षा नीति एक ओर तमाम प्रकार के विषयों के बीच जो दूरियां हैं उनको समाप्त करने की दिशा में गतिशील है। यह शैक्षिक समुदाय को एक नए प्रकार के लचीलेपन की ओर उन्मुख करती है और यह संकेत देती है कि क्या केवल गणित, विज्ञान या इससे जुड़े हुए जो विषय हैं वे ही महत्वशाली हैं? क्या केवल समाज विज्ञान या मानविकी के विषय ही महत्वशाली हैं? वरन इन सब के बीच में गहरा संबंध है। जो लोग केवल कुछ विधाओं में दक्ष हो जाते हैं, लेकिन बाकी चीजों के बारे में यदि वे नहीं जानते, तो निस्संदेह वे इस विराट जो ज्ञान राशि है और जो हमारी सुदूर अतीत से चली आ रही ज्ञान परंपरा है, उसके साथ अन्याय करते हैं। इस अर्थ में नई शिक्षा नीति शिक्षार्थी, शिक्षक और विद्यार्थी इन सभी को एक नए प्रकार के परिवेश में ले जाने के लिए आह्वान करती है। और इस नए दौर में शिक्षक की भूमिका जब सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साथ आगे बढ़ रही है, तो वो केवल सिखाने वाले व्यक्ति के रूप में ही नहीं है, वरन वो एक बड़े मार्गदर्शक की भूमिका में आ गया है। वो प्रेरक की भूमिका में भी आ गया है। उसे तमाम माध्यमों से आने वाली सूचनाओं, तमाम माध्यमों से हमारे बीच आने वाले ज्ञान के प्रवाह को किस तरह से हमें देखना है, यह सिखाने का दायित्व भी शिक्षक का हो चला है। तो हमारे शिक्षक हमारे नायक तो हैं ही, आने वाले समय में उनका नायकत्व इस नई सूचना संचार क्रांति के साथ और नई शिक्षा नीति के साथ और अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। यह दौर सूचना संचार क्रांति का दौर है। हमें क्या केवल विराट आंकड़ों में ही सब कुछ देखना है? आंकड़े निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहीं अंकों के रूप में है, कहीं शब्दों के रूप में भी है। तो ये तमाम जो आंकड़े हैं, इनके आधार पर सूचना प्राप्ति होती है
और वे सूचनाएं ही जब विशिष्ट स्थिति में जब वे घटित होती हैं और उनके आधार पर हमारे जीवन में तथ्य विचार उद्घाटित होते हैं, तब वे ज्ञान के स्तर तक पहुंचते हैं। तो एक शिक्षक का दायित्व इस नए परिवेश में केवल आंकड़ों या केवल सूचनाओं तक विद्यार्थी को सीमित नहीं रखना है, उसे ज्ञान के व्यापक धरातल तक ले जाना है। और फिर ज्ञान के धरातल तक ही विद्यार्थी को नहीं पहुंचाना है, वरन उसे बोध के स्तर तक उसकी यात्रा करवानी है। तो इस नई विश्व व्यवस्था के बीच शिक्षक बेहद महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यह जो नई शिक्षा नीति आई है, यह सही अर्थों में 21वीं सदी की जरूरतों के साथ हम कदम होती हुई आगे बढ़ रही है। कोई भी शिक्षा नीति जब तैयार होती है और जब उसका प्रसार शैक्षिक संस्थाओं में और जीवन में होता है, तब उसकी पहली शर्त यह होती है कि वह हमारे समय, हमारे युग और हमारे परिवेश के अनुरूप हो। और यह शुभ है कि जो नई शिक्षा नीति आई है वह हमारे जरूरत, हमारे समय और हमारे देश के अनुरूप है। और यह एक शाश्वत जो हमारी ज्ञान धारा है उसके साथ भी यह हम कदमी करती हुई हमें दिखाई दे रही है। हमारे यहां माना गया है कि जीवन का प्रत्येक क्षण सीखने के लिए है, और नई शिक्षा नीति इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उद्यम है। हमारे यहां माना गया है कि प्रत्येक क्षण हमारा शिक्षा के लिए, क्षणक्षः कणश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत, क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। तो आप देखें कि इस संसार में मनुष्य की स्थिति इन दो महत्वपूर्ण आधारों पर टिकी हुई है। और समाज की निर्मित भी, राष्ट्र की निर्मित भी इसी धरातल पर होती है कि एक तरफ विद्यार्जन और दूसरी तरफ धनार्जन। और विद्यार्जन और धनार्जन का यह जो पारस्परिक जो रिश्ता है वो एक इस सुंदर श्लोक के माध्यम से हमारे समक्ष आता है, और यह संकेत देता है कि क्षणक्षः और कणशः दोनों ही स्तरों पर, यानी हमारा प्रत्येक क्षण जो है वह विद्या के लिए होना चाहिए, और हमारे लिए जो कण कण जो है वह उस रूप में संचित करने के लिए होना चाहिए जो न सिर्फ परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में वह उपादेय हो, वरन यह संसार जो है वह ऐश्वर्यशाली बना रहे। इस गहरे अर्थ में ज्ञान की जो महिमा है वो यहां पर प्रकट होती है कि हमारा कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो ज्ञान से विरत हो। जब हम लोग राष्ट्र की संकल्पना करते हैं तो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं जो किसी भी राष्ट्र की निर्मित में उपादेय होते हैं। पहला है उसका भूमि, जो हमारी धरती है, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारी प्रकृति है। यह एक तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण सूत्र हमें देती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है जन, वे लोग, वह जन समुदाय जो कि उस भूमि पर रहता है, जो उस भूमि से अनुराग करता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है संस्कृति। तो भूमि, जन और संस्कृति के सुमेल से जो राष्ट्र बनता है, उस राष्ट्र की निर्मित में जो विद्या का जो तत्व है वो तीनों के साथ हमारा संबंध बताता है। वह भूमि के साथ हमारा संबंध तय करता है, वह जन जन के साथ हमारा संबंध तय करता है, और वह संस्कृति के साथ हमारा संबंध तय करता है, और तीनों के समुच्चय रूप राष्ट्र के साथ हमारा संबंध तय करता है।
अतः शिक्षालयों का यह बहुत बड़ा दायित्व बनता है और सदियों से हमारे शिक्षकगण इस भूमिका का बहुत अच्छे से निर्वाह करते आ रहे हैं कि वह भूमि के साथ हमारा जो अनुराग होना चाहिए उसके लिए हमें दिशा देते हैं। जन समुदाय के साथ, जन जन के साथ जो हमारा रिश्ता होना चाहिए वो हमें दिशा देते आ रहे हैं और इस देश की संस्कृति और परंपरा के साथ हमारा जो संबंध होना चाहिए उसके लिए वे हमें गतिशीलता देते आ रहे हैं और तब जाकर के राष्ट्र की जो व्यापक संकल्पना है उसके साथ हमारे संबंध को निर्धारित करने के लिए भी दिशा देते आ रहे हैं। तो इन सभी सरोकारों के साथ जुड़ते हुए नई शिक्षा नीति बहुत महत्वपूर्ण राह खोलती हुई हमें दिखाई देती है। एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो हमारे विचारों में खुलापन लाए। एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो न केवल पारिवारिक आधार पर या सामाजिक आधार पर सद्भाव का संदेश दे, वरन इस जन जन, इस भूमि के कण कण और संस्कृति के तमाम उपादानों के प्रति भी हमें अनुराग का बोध दे और ऐसा महसूस हो कि सब में अनुस्यूत कोई एक तत्व है जो हम सबको नियंत्रित करता है। और इसी भाव के साथ कवि तुलसीदास जी ने कहा था, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता है। तो ये जो संसार है ये जड़ और चेतन से युक्त है और ऐसे विश्व में क्या कोई ऐसा तत्व हो सकता है जो परस्पर संबद्ध न हो। तो इस गहरे तात्पर्य में शिक्षक निरंतर हमें भूमि के साथ, हमारे जन के साथ, हमारी संस्कृति के साथ, हमारे राष्ट्र के साथ अंदर बाहर सभी स्तरों पर परस्पर संबद्धता का एहसास कराता है और इसीलिए हमारे जीवन में उसकी वही भूमिका होती है जैसे किसी नायक की भूमिका होती है। तो शिक्षक में अंतर्निहित यह जो नायकत्व है यह लगातार हमारे दृष्टि में रहा है और इसी संदर्भ में चाहे मनोवैज्ञानिक धरातल पर शिक्षा की अवधारणा हो, चाहे दार्शनिक धरातल पर शिक्षा की अवधारणा हो, चाहे समाज आर्थिक सवालों के साथ शिक्षा की अवधारणा हो, ऐसा कोई पक्ष नहीं है जो सीधे सीधे शिक्षा के साथ संवाद न करता हो। और इसीलिए हमारे दार्शनिकों ने शिक्षा को लेकर के महत्व चिंतन किया, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, आचार्य की जो विशिष्ट भूमिका है और उसका जो अवदान है उसको बार बार अनेकानेक शब्दों में उसकी महिमा गाई है। और वहां से लेकर के यदि हम आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधाओं को ले लें और केवल वही नहीं वरन राष्ट्रीय आंदोलन के अनेकानेक रत्नों को ले लें तो सभी की चिंता के केंद्र में भारतीय शिक्षा रही है। और जब इस देश पर कुठाराघात हुआ, हमारे गुरुकुलों को निस्तेज किया गया, हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी उसे ध्वस्त किया गया, तो हमारे ही देश के अनेकानेक चिंतकों ने, अनेकानेक नेतृत्वकर्ताओं ने इस बात की चिंता की। और जब नए संविधान के साथ देश गतिशील हुआ तो हमने यह तय किया कि नहीं, समय समय पर शिक्षा को लेकर के न सिर्फ व्यापक विमर्श हो वरन हमारी जो शिक्षा की प्रणाली है उसमें भारतीयता के जो मूल सूत्र हैं वो तलाशे जाएं। और यह बेहद सुखद है कि नई शिक्षा नीति 2020 हमारी शाश्वत मूल्य दृष्टि को लेकर बेहद सजग है और वो इस बात की ओर सीधे सीधे संकेत देती है कि केवल शिक्षक ही नहीं, केवल शिक्षार्थी ही नहीं वरन जितने भी शैक्षिक निकाय हों, जितने भी शैक्षिक संस्थानों को लेकर के काम करने वाले लोग हों और यहां तक कि
जो पालक या अभिभावक हैं वे भी इस दिशा में गहराई के साथ इस शिक्षा नीति के साथ जुड़े और साथ साथ आने वाले समय में किस प्रकार से यह नए प्रकार का भारत बनना है उसमें योगदान दें। क्या ज्ञान केवल जानकारी के लिए है? क्या ज्ञान केवल जीवन के उद्विकास के लिए है? वस्तुतः ज्ञान का महत्व एक ऐसे मनुष्य की निर्मित में है जो न सिर्फ बाहरी तौर पर समृद्धशाली हो, वह अंदर से भी समृद्ध हो। और इस नए परिवेश में शिक्षा के जो एकदम नए सरोकार हमारे सामने आ रहे हैं उसमें यह संकेत निकल करके आता है कि एक जो योग्य शिक्षक है वह श्रेष्ठतम उत्पादन कर सकता है और ये उन तमाम उत्पादनों की तुलना में एक विशिष्ट प्रकार का उत्पादन बनाने वाला है। यह इस तरह का उत्पाद नहीं बनाता कि जो काल के प्रवाह में नष्ट हो जाए, विकृत हो जाए। यह एक ऐसे मनुष्य को निर्मित करता है कि जिसके माध्यम से न सिर्फ ज्ञान का हस्तांतरण होता है वरन उसके माध्यम से संसार में नई प्रकार की स्थितियां तैयार होती हैं। इसीलिए शिक्षक का दायित्व केवल सूचना का हस्तांतरण या केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं है वरन वह हम सीखें किस तरह यह सिखाना भी है। और नई शिक्षा नीति ने इस दिशा में बेहद महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं। वो बार बार इस बात को लेकर के चिंता करती है कि यह जो परिवेश है इसमें शैक्षिक संस्थाओं के साथ में अपेक्षाएं बढ़ रही हैं। आज यदि इस देश का लगभग 1/4 भाग ऐसा है जो कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, वह बिल्कुल शुरुआती दौर की शिक्षा से लेकर के अनुसंधान स्तर तक की शिक्षा, शिक्षार्थी समुदाय, शिक्षक समुदाय, वे तमाम संस्थाएं जो इनसे जुड़ी हुई है, वे तमाम सारे पालक जिनके बच्चे विद्यालयों में अध्ययन करते हैं या अनुसंधान कर रहे होते हैं, तो इस व्यापक दृष्टि से यदि देखें तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षा के परिवेश के साथ सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तब हमें सोचना होगा कि शिक्षक की जो महत्वपूर्ण भूमिका नई शिक्षा नीति रेखांकित करती है उसकी विशिष्ट स्थिति को यहां रेखांकित किया गया है, तो उसके साथ साथ समुदाय भी गतिशील हो और जिन लक्ष्यों को लेकर यह नई शिक्षा नीति आई है उन लक्ष्यों की पूर्ति में हम लोग संकल्पबद्ध हों। पूर्व की जो शिक्षा नीतियां आई हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग लक्ष्यों को लेकर आई। उदाहरण के रूप में जो पिछली शिक्षा नीति है जो कि 1986 में आई थी और जो बाद में 1992 में कुछ संशोधित रूप में भी आगे बढ़ी, उसका लक्ष्य था कि शिक्षा की पहुंच लोगों तक हो। लेकिन जब 2020 की शिक्षा प्रणाली हमारे सामने उपस्थित होती है नई नीतियों के साथ, तब केवल शिक्षा तक पहुंच या सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को कानूनी जो दर्जा मिला है वहीं तक नहीं रुकती, उससे आगे ले जाने के लिए यह कार्य करती है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के बात करती है और यह जिन आधारभूत सिद्धांतों को लेकर काम करती है उसमें उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि तर्कपूर्ण विचार और कार्य करने में सक्षम विद्यार्थी तैयार हो। यह शिक्षा नीति करुणा और सहानुभूति जैसे बहुमूल्य तत्वों पर हमें केंद्रित करने के लिए गतिशील करती है। यह नई शिक्षा नीति साहस और लचीलेपन के साथ हमारे विद्यार्थी तैयार हों इसके लिए कटिबद्ध करती है।
यह नई शिक्षा नीति वैचारिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति के विकास के लिए आह्वान करती है। और फिर यह शिक्षा नीति नैतिक मूल्य को आधार रूप में मजबूती देने के लिए हमें सन्नद्ध करती है। और इन तमाम विषय और धाराओं को लेकर जब ये आगे बढ़ती है तो उसका अंतिम लक्ष्य होता है कि श्रेष्ठ इंसानों का विकास। हमारी नई शिक्षा नीति प्राचीन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में तैयार की गई है। हमारे यहां केवल ज्ञान की खोज ही जीवन का लक्ष्य नहीं रहा है, वरन ज्ञान के साथ साथ प्रज्ञा और सत्य की खोज भी हमारे लक्ष्य में रही है। और भारतीय विचार परंपरा में और दर्शन में भी जीवन के तमाम संदर्भों में, जीवन से जुड़े हुए तमाम शास्त्रों में मनुष्य जीवन के जो सर्वोच्च लक्ष्य रहे हैं वे ये तीनों ही रहे हैं। ज्ञान रहा है, प्रज्ञा रही है और सत्य रहा है। और जब हमारा ऋषि कहता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तब वे इन सभी जीवन के महद लक्ष्यों को केंद्र में रखकर चल रहा होता है। और वह यह दिशा देता है कि केवल सांसारिक जो जीवन है उसी में हमें समर्थ नहीं होना है। केवल विद्यालय के बाद जीवन में प्रवेश करते हुए, आजीविका का निर्वाह करते हुए ही हमें इन दिशाओं में गतिशील नहीं होना है, वरन हमें पूर्ण आत्मज्ञान तक की स्थिति में हमें पहुंचना है। और वही जो मुक्ति है वह जीवन का सार रहा है। और हमें याद रखना होगा कि हमारे शिक्षकों ने विद्या के महान केंद्रों की निर्मित की। स्वयं योगेश्वर कृष्ण बालपन में तमाम प्रकार की लीलाओं, तमाम प्रकार के पराक्रम को प्रस्तुत करने के बाद जब जीवन में नए सिरे से प्रवेश करना चाहते हैं तब वे विद्यालय जाते हैं और गुरु सांदीपनि के शरण में जाकर वे अल्प अवधि में ही अनेकानेक विद्याओं और उपविद्याओं का अध्ययन करते हैं। तब जाकर के कोई सांदीपनि का जो आश्रम है वह अपनी सिद्धि के माध्यम से दूर दूर तक ख्यात होता है। यह देश तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे महत्वपूर्ण विद्या केंद्रों को लिए हुए रहा है। और वहां पर कृष्ण जैसे अनेक विशिष्ट व्यक्तित्व न सिर्फ निर्मित हुए, वरन उन्होंने जिस ज्ञान राशि को अपने विद्या केंद्रों से अर्जित किया और फिर नव अनुसंधान और नवाविष्कार के साथ जिस तरह से नई नई शाखाओं प्रशाखाओं को जन्म दिया, नए नए शास्त्रों को जन्म दिया, आज विश्व में उनकी कीर्ति व्याप्त है। हम चरक को ले लें, हम सुश्रुत को ले लें, हम आर्यभट्ट को ले लें, या वराहमिहिर या भास्कराचार्य की हम लोग चर्चा करें, हम चाणक्य या ब्रह्मगुप्त की चर्चा करें, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन से लेकर के शंकराचार्य, गौतम, मैत्रेयी, गार्गी, तिरुवल्लुवर जैसे महान व्यक्तित्वों की हम लोग बात करें, ये सारे के सारे वे रत्न हैं जिन्होंने आचार्यत्व को न सिर्फ सिद्ध किया वरन विश्व को नई राह दिखाई। तो इस गहरे तात्पर्य में नई शिक्षा नीति हमारी उस शाश्वत ज्ञान सरणी के साथ हमें जोड़ती है। वह संकेत देती है कि यह देश ज्ञान विज्ञान की दृष्टि से परम वैभव पर था। यह देश गणित में, खगोल में, धातु विज्ञान में, सिविल इंजीनियरिंग में, शल्य चिकित्सा में, वास्तु विद्या में, चिकित्सा विज्ञान में, इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ प्रतिमानों को गढ़ने वाला यह देश था।
और इसकी निर्मिति में अनेक शिक्षकों ने और शिक्षालयों ने अपनी भूमिका निभाई। तो सही अर्थों में इस देश को नेतृत्वकर्ता देश बनाने में महान जो शिक्षक हैं, जो नायक के रूप में हमारे बीच में रहे हैं, सदियों सदियों से हम लोग उन्हें हम स्मरण करते हैं, वे सही अर्थों में सिद्ध करते हैं कि हमारे शिक्षक ही हमारे नायक हैं। नई शिक्षा नीति जिन आधारभूत बातों को लेकर समूचे परिवेश में नई जागृति का संचार करना चाहती है, उसका स्पष्ट लक्ष्य है कि शिक्षा है किसके लिए। वो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा जिन मूलभूत मुद्दों को लेकर के काम करती है, उन्हें हमें इस नए परिवेश में फिर से न सिर्फ रेखांकित करना होगा, वरन वे तमाम लोग जो कि उस व्यापक शैक्षिक परिवेश से जुड़े हुए हैं, उन सबको भी इस दिशा में सन्नद्ध करना होगा। तो शिक्षा यदि पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण रहा है, शिक्षा यदि न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और शिक्षा यदि राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कारगर है, तो यह नई शिक्षा नीति के अंतर्निहित लक्ष्यों में सहज ही आ जाता है। नई शिक्षा नीति यह आह्वान करती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच हो। केवल विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुंचाना ही लक्ष्य नहीं है, वरन उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना एक बड़ा लक्ष्य है। और इस दायित्व में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे विद्यार्थी को इस वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। वे विद्यार्थियों को वैज्ञानिक उन्नति के साथ हमराह बना सकते हैं। वे विद्यार्थियों को यह सीख दे सकते हैं कि यह राष्ट्र एक और अखंड राष्ट्र है, और इसके साथ हम यदि जुड़ते हैं तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। बाकी तमाम प्रकार के जो क्षुद्र या संकीर्ण जो लक्ष्य हैं वो उसके सामने बौने हैं। तो उस व्यापक राष्ट्रीयता को जागृत करने के लिए यह नई शिक्षा नीति आह्वान करती है। यह हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण उपादानों के संरक्षण पर बल देती है। यह संकेत देती है कि इन सबके समुचित, सुव्यवस्थित और परस्पर पूरक भूमिका के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के भारत जो है वह सतत प्रगति और आर्थिक विकास के क्षेत्र में गतिशील हो सकता है। नई शिक्षा नीति व्यापक परिवर्तन के साथ हमें हम कदम करती है। यह संकेत देती है कि आने वाले समय में सूचना संचार क्रांति के कारण सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, और बदलने की गति इतनी तेज है कि हम लोग जब तक उस रफ्तार को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक वो गति और अधिक बढ़ जाती है। तो इस दौर में बिग डेटा जो है तेजी से हमारे सामने है, मशीनी जो लर्निंग है वो तेजी से आगे बढ़ रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वह प्रभुत्व जमा रही है। और बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं मनुष्य जीवन से जुड़े हुए जो धीरे धीरे उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से कारगर होती चली जा रही है कि बहुत सारे जो काम हैं वो अप्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमें ऐसे विद्यार्थी और ऐसे नागरिक तैयार करने होंगे जो इस समय की शक्ति और चुनौतियों दोनों के साथ जुड़ करके और कार्य करें। वे इस प्रकार के लोग तैयार हों जो नए प्रकार की सूचना संचार प्रौद्योगिकी के साथ न सिर्फ हम कदम हो, वरन उसमें पैठ भी रखें। यह शिक्षा नीति आह्वान करती है कि हमारे अंदर अंतरानुशासनिक दक्षता का विकास हो। हमें भावी विश्व से जुड़ी हुई जो चुनौतियां हैं, कहीं ना कहीं उनको भी देखना होगा। जलवायु परिवर्तन जिस तरह से घटित हो रहा है, जिस तरह से हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है छींचते चले जा रहे हैं, और आने वाले समय में
चाहे खाद्यान्न हो, चाहे जल हो, चाहे स्वच्छता हो, ऐसे तमाम चीजों को लेकर बहुत सारे जो संकट हैं, बहुत सारी जो चुनौतियां हैं वो सामने आने वाली हैं। तब इस प्रकार के शिक्षक, इस प्रकार के विद्यार्थी और इस प्रकार के नागरिक तैयार हों जो आने वाले दौर की चुनौतियों को न सिर्फ समझें वरन समेकित ढंग से उनका मुकाबला करने के लिए सन्नद्ध हो। इस गहरे अर्थ में नई शिक्षा नीति वह संकेत दे रही है कि नए दौर में विद्यार्थी केवल सीखे ही नहीं वरन सतत सीखते रहने की कला को भी सीखें और फिर वे जो भी समस्याएं सामने आती हैं उनके समाधान की ओर बढ़ें। तार्किक और रचनात्मक रूप में सोचना भी सीखें और विभिन्न विषयों के बीच के अंतर संबंधों को देखें और नई नई जानकारियों को उन नई प्रकार की स्थितियों और क्षेत्रों में उपयोग में लाएं। तब जाकर के और जिस तरह का भारत हम 2035 या 2050 में हम चाहते हैं वह संभव होगा। और यह सुखद है कि आधारभूत संरचना की दृष्टि से, शैक्षिक समुदाय के उन्नयन की दृष्टि से और साथ साथ अलग अलग हिस्सों में हमारी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनके विकास के लिए भी यह नई शिक्षा नीति महत्वपूर्ण सूत्र देती है। यह संकेत देती है कि बजट में जो शिक्षा के क्षेत्र में खर्च की जाने वाली राशि है वह बढ़नी चाहिए और वह 6% तक का जो भाग है हमारी जीडीपी का वह इस दिशा में कारगर होगा। इसके साथ साथ यह इन लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ती है कि आने वाले दशकों में और फिर 2050 तक जाते जाते कोई भी व्यक्ति उच्च शैक्षिक जो स्थितियां हैं, परिसर है, उससे दूर नहीं होगा। वह न सिर्फ प्राथमिक माध्यमिक स्तर पर वह कार्य करेगा वरन उच्च शिक्षा के स्तर तक भी उसकी जो सहभागिता है वह निरंतर बढ़ेगी। निस्संदेह हमारे शिक्षक जो वस्तुतः नायक हैं नई शिक्षा नीति के साथ जुड़कर अपने गहरे दायित्व बोध के साथ इस शिक्षा नीति को न सिर्फ धरातल पर मजबूती के साथ स्थापित करेंगे वरन नए भारत के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। मैं शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आप सभी सुधीजनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद।